हमने देखा कि कंपाउंड या आयन एरोमेटिक तब होता है जब इसके पास मुसलसल ओवरलैपिंग पी ऑर्बिटल्स पर मबनी रिंग मौजूद हो और साथ में इसकी रिंग में 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हो, जिसमें n इंटीजर होता है। मिसाल के तौर पर ये n सिफर यानी कि 0 या 1 या 2 या इसी तरह से कोई भी इंटीजर हो सकता है। हम साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन का जायजा लेने के लिए इस क्राइटेरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ ये मेरा साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन मौजूद है और अगर मैं इसमें मौजूद पाई इलेक्ट्रॉन्स की तादाद देखूं तो यहाँ इस आयन में ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब अगर मैं आयन में मौजूद कार्बन को देखूं तो इस कार्बन के पास डबल बॉन्ड मौजूद है, लिहाजा ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। यही चीज इस कार्बन के साथ भी है। और फिर यहाँ मौजूद ये सबसे ऊपर वाला कार्बन यानी ये वाला कार्बोकैटायन ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हम जानते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के पास फ्री ऑर्बिटल होता है, लिहाजा इस आयन में मौजूद हर कार्बन के पास p ऑर्बिटल मौजूद है। मैंने यहाँ रिंग में मौजूद हर कार्बन पर p ऑर्बिटल बनाया है। मैं यहाँ देख सकती हूँ कि ये p ऑर्बिटल साथ साथ या साइड बाय साइड ओवरलैप कर सकते हैं, लिहाजा यूं ये आयन पहले क्राइटेरिया के तो मुताबिक है, या यूं कह ले कि ये पहले क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है। इसके पास मुसलसल ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स पर मबनी रिंग मौजूद है। मैं जानती हूँ कि p ऑर्बिटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं और इस तरह मेरे पास 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एमओ थ्योरी के मुताबिक ये 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिल जाएंगे ताकि मुझे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दे सके। मैं फ्रॉस्ट सर्कल के जरिए इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की रिलेटिव एनर्जी लेवल्स का जायजा ले सकती हूँ। हम इस फ्रॉस्ट सर्कल को पहले भी देख चुके हैं। मैं यहाँ ये लाइन बनाकर इस दायरे को आधे में तकसीम कर दूंगी और ये लाइन फिर मेरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को तकसीम कर देगी। हम हमेशा अपने फ्रॉस्ट सर्कल में नीचे से शुरू करते हैं और फिर हम अपनी रिंग में एटम्स की तादाद को मैच करने के लिए इसमें पॉलीगॉन बनाते हैं। तो इसमें मेरे पास 3 मेंबर रिंग मौजूद है, इसलिए मैंने अपने फ्रॉस्ट सर्कल में एक ट्रायंगल बनाया है। अहम बात यह है कि जिस पॉइंट पर आपका पॉलीगॉन फ्रॉस्ट सर्कल से मिलता है वो पॉइंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल को जाहिर करता है। तो मैं इस फ्रॉस्ट सर्कल को देखकर ये बता सकती हूँ कि मेरे पास कुल 3 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद है और अगर मैं इन्हें यहाँ बनाऊं तो मैं जानती हूँ कि मेरे पास एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पर होगा और यहाँ ऊपर 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हमेशा ताकत या एनर्जी में कम होते हैं। मैं जानती हूँ कि यहाँ ये नीचे वाला ऑर्बिटल मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और इसी वजह से यहाँ ऊपर मेरे पास 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। मुझे मालूम है कि मुझे 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सोचना होगा। ये बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसा ही होता है। इसके लिए मैं सबसे पहले सबसे कम ताकत वाले ऑर्बिटल को भरूंगी जो कि मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा और मेरे पास यहाँ सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, या यूं कह ले कि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन मेरे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मुकम्मल तौर पर भर देंगे। चले अब इसे हुक्कल्स रूल के लिहाज से देखते हैं। मैं देख सकती हूँ कि यहाँ इन 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को जाहिर करने के लिए ये यहाँ 2 होगा और फिर मेरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा 2 जो कि हुक्कल्स रूल के मुताबिक है। तो मेरे पास यहाँ रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और ये आयन दूसरे क्राइटेरिया पर भी पूरा उतर रहा है, लिहाजा साइक्लोप्रोपेनाइल कैटायन एरोमेटिक होता है। मैं इसे यहाँ लिख देती हूँ। ये इजाफी तौर पर स्टेबल होता है। अब हमारा ये मुशाहिदा कि ये एरोमेटिक होता है यहाँ नीचे मौजूद इस मॉलिक्यूल की खसूसियात को समझने में हमारी मदद करता है। जैसे कि साइक्लोप्रोपिनोन के पास यहाँ इस 3 मेंबर रिंग के साथ अच्छी खासी मिकदार में एंगल स्ट्रेन मौजूद है और इसके पास इजाफी या ज्यादा डाइपोल मोमेंट भी मौजूद है। ये दोनों चीजें हम इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर को देखकर वाज़ेह कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर यहाँ बनाती हूँ तो मैं इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इस ऑक्सीजन पर मुंतकिल कर दूंगी।
मेरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के पास 3 मेंबर की रिंग इस तरह से मौजूद होगी और फिर इसके पास ये वाला ऑक्सीजन अब इलेक्ट्रॉन्स के 3 लोन पेयर के साथ मौजूद होगा, जिसकी वजह से इस पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। यहाँ मैंने कार्बोनाइल कार्बन से ये वाला बॉन्ड निकाल लिया है ताकि इस कार्बन पर -1 फॉर्मल चार्ज आ जाए। आप देख सकते हैं कि यूं हमने यहाँ साइक्लोप्रोपेनाइल केटाइन बना लिया है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि ये इजाफी तौर पर स्टेबल होता है, ये एरोमेटिक है और ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के लिए एक मामूली रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। लेकिन ये साइक्लोप्रोपेनाइल केटाइन से वाबस्ता इजाफी स्टेबिलिटी की वजह से रेजोनेंस हाइब्रिड में थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा डालता है। हकीकत यह है कि ये एरोमेटिक है और इसलिए इस मॉलिक्यूल को कुछ इजाफी स्टेबिलिटी फराहम करता है और हम यहाँ ये बनाकर दिखा सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमारी 3 मेंबर रिंग में इस तरह से फैला हुआ है। फिर हमारे पास हमारा ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज के साथ मौजूद है। इस तस्वीर में हमें बढ़ा हुआ या ज्यादा डायपोल मोमेंट भी दिखाई दे रहा है। लिहाजा चूंकि उल्टे हाथ वाला हिस्सा पॉजिटिव चार्ज के तौर पर इजाफी स्टेबल है, इसलिए ये एरोमेटिक है, जिसका मतलब ये हुआ कि साइक्लोप्रोपेनॉन से वाबस्ता एंगल स्ट्रेन होने के बावजूद भी हमारे पास इजाफी या बढ़ा हुआ डायपोल मोमेंट मौजूद है और साथ में स्टेबिलिटी में भी इजाफा हो रहा है। लिहाजा आप दूसरे मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स का जायजा लेने के लिए भी एरोमेटिक स्टेबिलिटी तस्वर कर सकते हैं। चले अब इसकी एक और मिसाल देखते हैं। इस साइक्लोब्यूटाडाइन को देखें तो यहाँ उल्टे हाथ पर हमारे पास साइक्लोब्यूटाडाइन मौजूद है। अब अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन्स को देखूं तो यहाँ ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और यहाँ भी ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये हो गए कुल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि मेरे मॉलिक्यूल में 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अब अगर कार्बन की बात करें तो हर कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जिसका मतलब ये हुआ कि हर कार्बन के पास एक फ्री p ऑर्बिटल मौजूद होगा। मैं डायग्राम में इस तरह से अपने p ऑर्बिटल्स को बना सकती हूँ। इसे इस तरह से बनाने से ये देखना थोड़ा सा आसान हो जाता है कि ये p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। तो यूं पहला क्राइटेरिया तो पूरा हुआ। मेरे पास मुसलसल ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स पर मबनी रिंग तो मौजूद है। लेकिन अब मैं दूसरे क्राइटेरिया की बात करूं तो हमारा दूसरा क्राइटेरिया था एरोमेटिक कंपाउंड के पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होना। तो मेरे पास यहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं है, मेरे पास कुल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये 4n है जिसमें n बराबर है 1 के, तो 4 × 1 होता है 4, तो मेरे पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेरे पास 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सिर्फ इसे देखकर ही मैं पहले से जानती हूँ कि ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। लेकिन चले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को बना कर देखते हैं कि ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल में कहाँ आएंगे। तो यहाँ इस डायग्राम में मेरे पास 4 p ऑर्बिटल्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास साइक्लोब्यूटाडाइन के कुल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। एक बार फिर मैं बताती चलूं कि एमओ थ्योरी हमें बताती है कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देंगे। तो मैं इसे अपने फ्रॉस्ट सर्कल में बना सकती हूँ। पहले की तरह एक बार फिर हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से अलग करने के लिए इस दायरे के बीच में एक लाइन खींच देंगे। फ्रॉस्ट सर्कल में आप हमेशा नीचे से शुरुआत करते हैं। ये 4 मेंबर रिंग है, लिहाजा हम अपने फ्रॉस्ट सर्कल में 4 साइडेड शक्ल बनाने की कोशिश करेंगे। और एक बार फिर जिस पॉइंट पर हमारा पॉलीगॉन हमारे दायरे से मिलता है या इंटरसेक्ट करता है, वो पॉइंट हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल को जाहिर करता है। तो मेरे पास कुल 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मौजूद है और अगर मैं यहाँ जाऊं तो मेरे पास इस लाइन के नीचे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है। ये मेरा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मेरे पास यहाँ बीच वाली लाइन के ऊपर भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मौजूद है, तो ये मेरा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। और इस बार मेरे पास 2 ऐसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं जो इस लाइन पर मौजूद है, जो कि नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अब जब मैं अपने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स को भरूंगी तो एक बार फिर मैं सबसे कम ताकत वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को पहले भरूंगी। तो ये तो हो गए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब मेरे पास मजीद 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, इसलिए यहाँ मेरे पास नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एक ही एनर्जी लेवल पर मौजूद हैं। और इसी तरह अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते वक्त हुंड्स रूल याद हो तो इसके मुताबिक आप इन आखिरी 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को पेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी ऑर्बिटल्स एक जितनी या बराबर एनर्जी के होते हैं। तो हमें कुछ इस तरह की तस्वीर मिलेगी।
आप देख सकते हैं कि मेरे पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इस बात को जाहिर करते हैं कि ये मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा और तजुर्बात से ये साबित भी है कि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन दरअसल अपने साथ ही रिएक्शन जाहिर करेगा, लिहाजा ये तजुर्बाती तौर पर इंतहाई रिएक्टिव होता है और ये चीज आपको ये बताती है कि ये इजाफी स्टेबल नहीं है, यानी ये एरोमेटिक नहीं है। आपके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और इसी वजह से ये दूसरे क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतरता, लेकिन ये कंपाउंड पहले क्राइटेरिया के तो एन मुताबिक है, लिहाजा इस कंपाउंड के लिए इस्तेलाह एंटी एरोमेटिक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये पहले क्राइटेरिया को तो पूरा करता है, यानी कि इसके पास मुसलसल ओवरलैपिंग p ऑर्बिटल्स की रिंग होती है, लेकिन ये दूसरे क्राइटेरिया को पूरा नहीं करता। इसके पास 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, इसके पास 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसलिए हम कहते हैं कि भाई ये एंटी एरोमेटिक है। और असल में एंटी एरोमेटिक की बहुत कम मिसालें पाई जाती हैं, लेकिन साइक्लोब्यूटाडाइन को एंटी एरोमेटिक तस्वर किया जाता है। अगले वीडियो में हम एरोमेटिक स्टेबिलिटी की कई और मिसालें देखेंगे।